नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका चयन शाला एकेडमी में। मैं शिखर सर आपको ज्योग्राफी की जो सीरीज लेकर चला था उसमें आज आपको भारत की घाटियों के बारे में पढ़ाऊंगा। पिछली क्लास में हमने घाटियों का सिर्फ इंट्रोडक्शन लिया था कि घाटियां होती क्या हैं। आज हम भारत की कुछ प्रमुख घाटियों के बारे में पढ़ेंगे। छोटा टॉपिक है, जल्दी ओवर हो जाएगा और उसी में शुरू कर देंगे हम लोग आज प्रायद्वीपीय भारत। जी, क्या क्या पढ़ना है हमें? भारत की प्रमुख घाटियां और प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। तो हमारा जो आज का अध्याय होने वाला है वह भारत की घाटियां एवं प्रायद्वीपीय भारत। मेन टॉपिक हमारा घाटियां रहेगा और प्रायद्वीपीय भारत दो वीडियोस में कवर होगा। तो जिसमें आधा पार्ट हम प्रायद्वीपीय भारत का आज की वीडियो में रखेंगे और आधा पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, तो घाटी वैली क्या है, ये बात हमने आपको पहली ही क्लास में बताई थी कि घाटी होती क्या है। विशाल हिमनदों के या फिर नदियों के द्वारा क्या बनती है? घाटियां बनती हैं। क्या बनती हैं? घाटियां। मोस्टली रिवर्स के द्वारा फाउंड होती हैं और रिवर्स और ग्लेशियर्स दोनों के द्वारा फाउंड होती हैं। तो हमने इसमें दो प्रकार की घाटियों के बारे में पढ़ा था, एक तो वी आकार की घाटी और दूसरी यू आकार की घाटी। तो चलिए देखते हैं। दो पर्वतों या पहाड़ियों के दो पर्वतों या पहाड़ियों के ये वाला पोर्शन है जो निचला स्थान, इसे ही घाटी कहते हैं या फिर ये घाटी कहलाता है। बात आपको समझ में आई? दो पर्वतों या पहाड़ियों के बीच का निचला स्थान घाटी कहलाता है ना। और होता क्या है कि इनके मध्य से अक्सर नदियां प्रवाहित होती हैं। घाटियों से क्या निकलती है? नदियां। तभी ये बात आपको एक बात और क्लियर की थी कि लोग घाटियों में जाकर क्यों बसते हैं। घाटियों में जाकर इसलिए बसते हैं क्योंकि वहां पर पानी की सुविधा होती है ना। और पहाड़ों पर तो वैसे भी नहीं रहेंगे, घर भी तो नहीं बना पाएंगे। घाटियों में उन्हें एक मैदान टाइप का मिलता है और नदियां भी मिलती है, इससे पानी की अवेलेबिलिटी भी पूरी हो जाती है ना। चलिए, इनके मध्य से अक्सर नदियां प्रवाहित होती हैं। घाटियों का आकार मुख्यतः वी शेप या यू शेप का होता है। वी शेप का कब होता है और यू शेप का कब होता है, इसके बारे में भी जानते हैं हम, है ना। तो वी शेप का आकार तब होता है जब नदियों के द्वारा घाटियां बनाई जाती हैं। जब नदियों के द्वारा घाटियां बनती हैं। और यू आकार का कब बनता है? यू आकार की घाटी कब बनती है? हाँ, यू आकार की घाटी कब बनेगी? जब ग्लेशियर्स आएंगे। क्या आएंगे? ग्लेशियर्स बह के आएंगे। देखिए, ये नदियों के द्वारा वी आकार की घाटी और ये ग्लेशियर्स के द्वारा। ये देखिए, ये इसका जो चौड़ान होता है, बीच का घाटियों का चौड़ान होता है वो ज्यादा होता है, अधिक होता है। इसके कारण इसे यू आकार की घाटी बोलते हैं और ये ज्यादा शार्प होने के कारण इसे वी शेप की घाटियां बोल देते हैं। ठीक है, नदियां वी आकार की घाटी बनाती हैं जबकि ग्लेशियर या फिर हिमनद यू आकार की घाटी बनाते हैं। ये तो हमने पिछले वीडियो में ही कवर कर लिया था, याद आ रहा है ना। कौन कौन से टाइप की घाटियां? वी आकार की घाटियां और यू आकार की घाटियां। तो वी आकार की घाटियां किससे बनेंगी? नदियों के थ्रू। और यू आकार की घाटियां किससे बनेंगी? ग्लेशियर्स के थ्रू। ठीक है, चलिए, घाटियों का आकार मुख्य रूप से वी या यू शेप का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो प्रश्न बनते हैं घाटियों को लेकर, यही पूछे जाते हैं सिंपली कि किस राज्य में कौन सी घाटी स्थित है ना। कौन सी घाटी किस राज्य में स्थित है, यही मेन प्रश्न बनते हैं इसमें। चलिए अभी देखते हैं हम लद्दाख और जम्मू कश्मीर की कुछ प्रमुख घाटियों के बारे में। जैसे लद्दाख की घाटी की बात करेंगे, लद्दाख की घाटियों की बात करेंगे तो इसमें दो प्रमुख घाटियां हैं, एक मरखा घाटी और नुब्रा घाटी। मरखा घाटी और नुब्रा घाटी। ठीक है, कौन कौन सी? मरखा घाटी तथा नुब्रा घाटी। तो मरखा घाटी और नुब्रा घाटी हमने देखा जो कि लद्दाख की घाटियां थी। और जम्मू कश्मीर की घाटियों की बात करें तो यहाँ पर कश्मीर घाटी। कौन सी घाटी फेमस है? कश्मीर घाटी। ये ऐसी घाटियों के बारे में बता रहे हैं, ऐसे तो बहुत सारी घाटियां हैं लेकिन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो घाटियां प्रमुख घाटियां हैं उन्हीं की बात हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो लद्दाख की घाटियों के बारे में देखा, दो घाटियां याद करिए लद्दाख की, मरखा घाटी और नुब्रा घाटी। याद करिए, नुब्रा नदी भी तो है ना, याद करिए नुब्रा नदी भी तो है। और नुब्रा घाटी कहां पर है? ये भी आपकी लद्दाख में पड़ती है। ठीक है, तो दो घाटियां लद्दाख की हमने देखा, मरखा घाटी और नुब्रा घाटी। और जम्मू कश्मीर की कौन सी घाटी होगी? कश्मीर घाटी। जम्मू कश्मीर की कौन सी घाटी होगी?
कश्मीर घाटी। चलिए, तो प्रश्न आता है कि मरखा घाटी किस केंद्र शासित प्रदेश में, मरखा या नुब्रा किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो हमारा आंसर होने वाला है लद्दाख। क्या होगा आंसर हमारा? लद्दाख। हाँ, चलिए, और ये घाटियां हिमालय के सबसे ऊंचाई और ठंडे क्षेत्रों में स्थित हैं। ये नुब्रा घाटी, मरखा घाटी भी, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, लद्दाख तो सबसे हाई है ही है ना। तो लद्दाख की दो घाटियां, मरखा घाटी और नुब्रा घाटी, और साथ में जम्मू कश्मीर की घाटियां, इनकी इन घाटियों की, अगर इन तीन घाटियों की बात करेंगे तो ये सबसे ऊंचाई वाले और ठंडे क्षेत्रों में स्थित है। ठीक है, चलिए, अभी हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश की कई सारी प्रमुख घाटियां हैं, और इसे जैसे दर्रों की भूमि किसे कहा जाता था? लद्दाख को याद याद कर रहे हैं ना आप? रिकॉल करिए, दर्रों की भूमि किसे कहा जाता था? लैंड ऑफ पासेस, लद्दाख को। वैसे ही हिमाचल प्रदेश को घाटियों का घर कहा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सी घाटी। चंबा घाटी, कांगड़ा घाटी, स्पीति घाटी, पांगी घाटी, किन्नौर घाटी, पार्वती घाटी, सांगला और मालना घाटी। अच्छा, ये कुछ नाम सुने सुने से आपको कभी लग रहा है कि नहीं पहले? हाँ, तो ये हिमाचल के नाम है, ये हिमाचल प्रदेश की घाटियों के। कभी इसके पहले कोई नाम सुना? चंबा नाम सुना होगा, सॉन्ग शायद सुना होगा वाला आपने, आईनी मेरी शिमले दी राहें चंबा कितने दूर, है ना। तो चंबा घाटी, कांगड़ा घाटी, स्पीति घाटी, पांगी घाटी, किन्नौर घाटी, पार्वती घाटी, सांगला घाटी और मालना घाटी, इतनी सारी घाटियां अकेले 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 हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। कौन कौन सी फिर से देखेंगे? चंबा घाटी, कांगड़ा घाटी, स्पीति घाटी, पांगी घाटी, किन्नौर घाटी, पार्वती घाटी, सांगला घाटी और आपकी मालना घाटी। ठीक है, दूसरी बात करेंगे कुल्लू घाटी की। कुल्लू घाटी की बात करेंगे तो कुल्लू घाटी को देवताओं की घाटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवताओं की घाटी कहा जाता है। कुल्लू घाटी को क्या कहा जाता है? देवताओं की घाटी बोला जाता है। ठीक है, चलिए, और दूसरी बात, ये धौलाधर श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में स्थित है। धौलाधर श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में स्थित है। ठीक है, इसको कुधौपी करके याद कर सकते हैं, कुधौपी, कुधौपी। तो कुल्लू घाटी जिसे देवताओं की घाटी भी बोलते हैं, देवताओं की घाटी भी जिसे बोलते हैं, ये धौलाधर और पीर पंजाल, याद करिए KLZPD पढ़ा था ना, KLZPD, ये बात पढ़ी थी ना आप सबने 2 बार, अब तीसरी बार पढ़ रहे हैं। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर याद आ गया ना। तो ये धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य में कौन सी घाटी है? आपकी कुल्लू घाटी। ये आपके इधर पीर पंजाल और ये धौलाधर, दोनों के बीच में क्या हो जाएगी? कुल्लू घाटी। ठीक है, चलिए, तो कुल्लू घाटी को देवताओं की घाटी भी कहा जाता है, देवताओं की भी घाटी कहा जाता है। और ये भी देखा कि कुल्लू घाटी पीर पंजाल और धौलाधर पर्वत श्रेणियों के मध्य में है। ठीक है, कुधोपी, कु से कुल्लू घाटी, धो से धौलाधर और पी से पीर पंजाल। कुधोपी से याद करेंगे, और कैसे, हमको एक सीरीज भी पता है, वैसे भी याद कर सकते हैं। लास्ट के जो 2 माउंटेन होंगे KLZPD में, KLZPD में जो लास्ट के 2 माउंटेन्स होंगे, जो लास्ट के 2 पहाड़ी श्रेणियां, पहाड़ की श्रेणियां होंगी, उन्हीं के मध्य क्या होगा? कुल्लू घाटी बसा हुआ है, जिसे अन्य नाम से देवताओं की घाटी भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि देवताओं की घाटी किसे कहते हैं, तो वो कौन सी घाटी हो जाएगी? कुल्लू घाटी। ठीक है, चलिए फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। चंबा घाटी, कांगड़ा घाटी, स्पीति घाटी, पांगी घाटी, किन्नौर घाटी, पार्वती घाटी, सांगला घाटी और मालना घाटी। ठीक है, इतनी घाटियां हैं। फिर से चंबा, कांगड़ा, स्पीति, पांगी, किन्नौर, पार्वती, सांगला और मालना। इसमें यही पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की इस घाटी का नाम बताइए, या फिर ये दिया जाता है कि घाटी का नाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है या किस राज्य में स्थित है। मेन क्वेश्चन आपके ऐसे यही बनते हैं। ठीक है, चलिए, अभी हम बात करेंगे उत्तराखंड और सिक्किम की कुछ प्रमुख घाटियों के बारे में। उत्तराखंड और सिक्किम की घाटियों के बारे में, तो उत्तराखंड की दून घाटी, जौहर घाटी, धर्मा घाटी तथा सौर घाटी।
ठीक है। और एक घाटी नेलांग घाटी हाल ही में परीक्षा में पूछी भी गई है। ऐसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए जरूर ये भी साथ में ले आते हैं कि क्या पूछा जाएगा या क्या पूछा गया है। ठीक है, तो नेलांग घाटी हाल ही में परीक्षा में पूछी गई है। दून घाटी से आप क्या अनुमान लगा रहे हैं? क्या देहरादून यहाँ पर है? जी बिल्कुल सही, देहरादून यहीं पर स्थित है। दून घाटी में ही देहरादून स्थित है। फिर जौहर घाटी, धर्मा घाटी तथा सौर घाटी। हाँ, नेलांग घाटी की बात करें तो यह परीक्षा में पूछी गई है कि यह किस राज्य में स्थित है। तो आप कहाँ टिक लगाएंगे? उत्तराखंड में। कहाँ टिक लगाएंगे? उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए सिक्किम की घाटियों की बात करेंगे तो यहाँ पर चुम्बी घाटी और युमथांग घाटी है। कौन सी? चुम्बी घाटी और युमथांग घाटी, दो घाटियां कौन सी? चुम्बी घाटी और युमथांग घाटी। उत्तराखंड की देखिए दून घाटी जहां पर देहरादून स्थित है, उसी घाटी में तो देहरादून स्थित है। दून घाटी, जौहर घाटी, धर्मा घाटी और सौर घाटी, है ना। नेलांग घाटी भी बहुत महत्वपूर्ण क्योंकि तो प्रश्न में पूछा ही गया है ना। चलिए और एक प्रमुख घाटी जो आप सबको पता भी होगा, वैली ऑफ फ्लावर्स। वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ स्थित है? वैली ऑफ फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर जिसे फूलों की घाटी कहा जाता है, यह भी उत्तराखंड में ही स्थित है। फूलों की घाटी भी कहाँ स्थित है जी? उत्तराखंड में। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। तो फूलों की घाटी जिसे वैली ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है, ये कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में। यह प्रश्न भी पूछा जाता है। ठीक है, चलिए सिक्किम की दोनों घाटियां चुम्बी और युथांग विगत परीक्षाओं में बार बार पूछी गई हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये, पीवाईक्यू भी है, आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए। बिल्कुल ये आना ही आना है। चुम्बी घाटी और युथांग घाटी, सिक्किम की घाटियां पूछी जाती हैं, है ना। तो हमने देख लिया उत्तराखंड तथा पूर्वोत्तर सिक्किम की घाटियां भी, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ दक्षिण एवं पूर्वी भारत की प्रमुख घाटियां देखेंगे। हाँ, तो हम देखेंगे नागालैंड में जुकू घाटी है। नागालैंड में क्या है? जुकू घाटी। ठीक है, पश्चिम बंगाल में नेओरा घाटी है, ऐसे करके इंग्लिश में नेओरा वैली। नेओरा घाटी कहां पर? आपकी पश्चिम बंगाल में। आंध्र प्रदेश में अराकू घाटी है। आंध्र प्रदेश में एक और घाटी, लेकिन उसकी बात अभी हम इसके बाद करेंगे। आंध्र प्रदेश में आपकी अराकू घाटी है। और जो पूछा जाने वाला प्रश्न है, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो है, वो है आपकी साइलेंट वैली जिसे शांत घाटी कहा जाता है। और ये कहां पर स्थित है? आपकी केरल में। कहां पर स्थित है? केरल में। शांत घाटी या जिसे साइलेंट वैली भी कहा जाता है, यह कहां स्थित है? केरल में स्थित है। ठीक है, चलिए और यह अत्यधिक महत्वपूर्ण भी है। साइलेंट वैली पूछी जाती है भाई। अब बात करेंगे आंध्र प्रदेश के एक और घाटी के बारे में, जो कि भारत की विशाल घाटी, भारत की सबसे विशाल घाटी से ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। इसका नाम है गंदीकोटा। नाम है गंदीकोटा और स्थान इसका आंध्र प्रदेश है। तो भाई घाटी है, जाहिर सी बात है क्या निकलेगा वहां से। अभी बात और ध्यान दीजिए, वहां ग्लेशियर तो होगा नहीं। आंध्र प्रदेश में साउथ में ग्लेशियर्स होंगे नहीं ना, नदियां होंगी। तो कौन सी नदी वहां से निकलती है? किस नदी के कारण वो घाटी का निर्माण हो? तो पेन्नार नदी है वहां पे। कौन सी नदी है जी? पेन्नार नदी। बिल्कुल इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। भारत की विशाल घाटी आंध्र प्रदेश की गंडीकोटा घाटी है, जहां से पेन्नार नदी निकलती है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। दक्षिण और पूर्वी भारत की प्रमुख घाटियां एक बार फिर से रिवाइज मारते हैं। नागालैंड में है जुकू घाटी। नागालैंड में जी क्या होगी? जुकू घाटी। पश्चिम बंगाल में नेओरा घाटी, हाँ। और आंध्र प्रदेश में अराकू घाटी। वहीं केरल में साइलेंट वैली, शांत घाटी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट तथा महत्वपूर्ण है, केरल में स्थित है। आंध्र प्रदेश की एक घाटी के बारे में देखा जिसे ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, भारत की विशाल घाटी कहा जाता है, भारत की विशाल घाटी है। उसका नाम है गंदीकोटा घाटी, आंध्र प्रदेश में स्थित है। नदी कौन सी? पेन्नार नदी। ठीक है, चलिए अभी घाटियों का हमारा जो सिलसिला था वो खत्म होता है।
एक चीज हमें पढ़नी होगी कि स्थिर आकृतियों के जो भौगोलिक दशाएं हैं वो कैसे ऊंचाई के क्रम में कैसे आती हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन भी हो जाती है। ये सब तो समझ में आता है कि समुद्र तल मैदान, लेकिन यहाँ पठार, पहाड़ी और पर्वतों में बच्चे कंफ्यूजन कर देते हैं। जो कंफ्यूजन क्रिएट होती है जो दूर हो जाएगी। जैसे सबसे पहले समुद्री तल आता है, सबसे पहले क्या आएगा? समुद्री तल। मैं नीचे सबसे नीचे ग्राउंड लेवल पर, सबसे ग्राउंड लेवल पर क्या होगा? निचले तल पर क्या होगा? समुद्र होगा। क्या होगा? समुद्र होगा। और फिर इसके बाद मैदानी क्षेत्र आते हैं। क्या आते हैं? मैदानी क्षेत्र आते हैं, जो कि एग्रीकल्चरल एस्पेक्ट से देखें तो बहुत ही अच्छे होते हैं, है ना। दूसरा पठारी भाग। पठार कैसे होते हैं? ऐसे तो होते हैं, ऊपर की ओर समतल होते हैं। ऊपर से कैसे होते हैं? समतल होते हैं। नीचे से हल्की सी ढलान होती है और ऊपर समतल होते हैं। ठीक है। उसके बाद इनसे जस्ट ऊंचे पे आती हैं पहाड़ियां। क्या आती हैं? पहाड़ियां। अक्सर बच्चे पहाड़ियां और पर्वतों में जो गलतियां कर देते हैं आप लोग, वो नहीं करनी है। पहाड़ी और पर्वत में बड़ा अंतर है। एक तो इसमें तीखी ढाल होती है, पर्वतों में तीखी ढाल होती है, साथ में पर्वत पहाड़ियों से काफी ऊंचे होते हैं। ठीक है। पर्वत क्या होते? पहाड़ियों से काफी ऊंचे होते हैं। ठीक है। तो पर्वत क्या हुए? पहाड़ियों से ऊंचे हुए। ठीक है। समुद्र तल से ऊंचाई में देखें क्रम में तो मैदान, मैदान के बाद पठार, पठार के बाद पहाड़ी, और पहाड़ियों के बाद क्या आते हैं? सबसे ऊंचाई पर पर्वत आते हैं। ठीक है। चलिए, छात्र अक्सर पहाड़ी और पर्वत, माउंटेन को, दोनों लोगों को, दोनों चीजों को एक समझते हैं कि पहाड़ियां और पहाड़ एक है। नहीं भाई, पहाड़ियां छोटी होती हैं हाइट में, एलिवेशन इनका डाउन होता है। वहीं पर जो पर्वत होते हैं पहाड़ी से अधिक ऊंचे और तीखे ढाल वाले होते हैं। ठीक है। तो अब जो हमारा टॉपिक शुरू होने जा रहा है वह है प्रायद्वीपीय भारत, या फिर सबसे पहले इसमें देखेंगे प्रायद्वीप क्या होता है। प्रायद्वीपीय भारत पढ़ने से पहले देखेंगे प्रायद्वीप होता क्या है। ठीक है। तो प्रायद्वीप, पेनिनसुला क्या है? पेनिनसुला क्या है? तो प्रायद्वीप भारत की वह भूमि है जो तीन ओर से पानी से घिरा हो, पानी से घिरी हुई हो, तथा एक ओर से लैंड बाउंड्री हो, एक ओर से लैंड से घिरी हुई हो, भूमि से घिरी हुई हो, उसे ही प्रायद्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप या फिर पेनिनसुला। ऐसे देख रहे हैं ना भारत। तो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, यही पार्ट क्या कहलाता है? पेनिनसुला कहलाता है। क्या क्या कहलाता है? ये पेनिनसुला कहलाता है। ठीक है। चलिए, चलिए देखते हैं। यहाँ पर गुजरात की खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। ठीक है। और देखेंगे कि हमने, जो हमारा मेन मुद्दा ये था कि प्रायद्वीप क्या है। तो प्रायद्वीप तीन तरफ से घिरा हुआ हिस्सा, किससे? पानी से। किससे घिरा होना चाहिए? पानी से। इस बात को बिल्कुल याद रखेंगे कि प्रायद्वीप का मतलब क्या है, पेनिनसुला का मतलब क्या है। जिसमें पानी तीन ओर से सराउंडेड होता है, तीन ओर से घेरे हुए होता है पानी, और एक तरफ से स्थल आकृति होती है, उसे ही पेनिनसुला बोलते हैं। और भारत का मैप ये देखें तो ये देखिए, ये सारा क्या है? आपका प्रायद्वीपीय भारत है। ठीक है। इसके इस तरफ क्या है? बंगाल की खाड़ी है। इस तरफ क्या है? बंगाल की खाड़ी। बाएं साइड ये वाला जो पार्ट है वाटर बॉडी का, इसको अरब सागर या फिर अरेबियन सी बोलते हैं, और नीचे वाले हिस्से को इंडियन ओशन बोलते हैं। इसको मैं और साफ बनाकर दिखा देता हूं। ठीक है। ये पार्ट आपका क्या कहलाता है? पेनिनसुला। ये पार्ट आपका क्या कहलाएगा? पेनिनसुला। ठीक है। और तीन तरफ से देखिए, एक तरफ ये, दूसरा तरफ ये, एक तरफ ये, दूसरा तरफ ये, और तीसरा ये। और ऊपर क्या हो जाएगी? ऊपर आपकी भू आकृति हो जाएगी। ठीक है।
तो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, चलिए इधर हमारी बंगाल की खाड़ी है, इसे बे ऑफ बंगाल भी कहते हैं। नीचे नीचे की साइड क्या है? इंडियन ओशियन, इसे क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंद महासागर। हिंद महासागर। ठीक है, और ये पार्ट वाला आपका क्या है? इसे अरेबियन सी या फिर अरब सागर कहा जाता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई? ये आपका भारत है, एक साइड ये, एक साइड ये, तीसरी साइड ये। ठीक है, 1 2 3 3 साइड पानी से घिरा हुआ है। और चौथी साइड इसकी भू-आकृति कैसे काहे से घिरी हुई है? स्थलाकृतियों से घिरी हुई है। तो यानी भूमि से घिरी हुई है। तो राइट साइड में बंगाल की खाड़ी है, ईस्टर्न साइड में क्या है? बंगाल की खाड़ी। और वेस्टर्न साइड में क्या है? वेस्टर्न साइड में क्या है? अरेबियन सी। वेस्टर्न साइड में क्या है? अरेबियन सी। नीचे क्या है? हिंद महासागर। चलिए, ठीक। तो हमने देखा कि यही प्रायद्वीप का मतलब आप समझ गए ना, 3 तरफ पानी से घिरा, एक तरफ भूमि से घिरा हुआ। ठीक, दाहिने साइड यानी कि ईस्टर्न साइड में बंगाल की खाड़ी, बाएं साइड में अरब सागर जिसे अरेबियन सी बोलते हैं, नीचे हिंद महासागर जिसे इंडियन ओशन बोलते हैं। ठीक, यहाँ पर आपकी खाड़ी है और यहाँ पर आपकी कच्छ की खाड़ी है, इस जगह पर ये वाला पॉइंट जो बीच में आता है। ठीक है, खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी आपने देख लिया। अभी तो प्रायद्वीप भूमि का वह भाग है जो 3 तरफ से जल से और एक तरफ भूमि से घिरा होता है। ठीक है, जो भूमि से 3 तरफ से जल घिरी हो उसे क्या कहते हैं? जल से घिरी हो। हाँ, जो भूमि 3 तरफ से जल से घिरी हो उसे क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा पेनिनसुला अरेबियन पेनिनसुला है, जिसे अरब पेनिनसुला बोलते हैं। ठीक है, ये पूछ सकते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा पेनिनसुला बताएं। विश्व का सबसे बड़ा पेनिनसुला तो क्या होने वाला है? अरब प्रायद्वीप, या फिर जैसे इंग्लिश में अरेबियन पेनिनसुला बोलते हैं। ठीक है, चलिए बात करेंगे प्रायद्वीपीय भारत के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो इसका शेप पूछा जाता है, शेप कैसा है? जरा रिकॉल करिए, भारत का शेप कैसा है? कैसा है? ऐसे मैप बना के तो भारत का जो हमने बनाया था मैप, उसमें देखा था यह ऐसे ऐसे करके चतुष्कोणीय है। कैसा है? चतुष्कोणीय। और प्रायद्वीपीय भारत सिर्फ इतना है। तो अगर हम इस हिस्से को ऐसे निकाल देंगे तो ये क्या बचेगा? एक त्रिभुज बचेगा के जी। क्या बचेगा? त्रिभुज। क्या बचेगा? एक त्रिभुजाकार होगी। तो कैसी होगी प्रायद्वीपीय भारत का शेप? कैसा होगा? त्रिभुजाकार होगा। आकार कैसा होगा? त्रिभुजाकार। उत्पत्ति कहां से? ये बात हम लोगों ने पहले भी पढ़ी थी। यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा होता है। प्रायद्वीपीय भारत किस लैंड का हिस्सा है बताएं? लॉरेशिया का है या फिर गोंडवाना का है? तो यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है ना। निर्माण इसका प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। कब हुआ था? प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। क्षेत्रफल की बात करेंगे तो प्रायद्वीपीय भारत 16 लाख वर्ग किलोमीटर घेरे हुए है। औसत ऊंचाई इसकी 600 से 900 मीटर है। इन पॉइंट्स को आप एज इट इज जैसे के तैसे लिख के याद कर लीजिएगा। शेप कैसा है वो समझा दिया, त्रिभुजाकार है ना। उत्पत्ति कहाँ की है? गोंडवाना लैंड की है, बताया भी था ये बात आपको।
फिर निर्माण इसका प्री कैम्ब्रियन, किसमें? प्री कैम्ब्रियन काल में होता है। विस्तार की बात करेंगे तो क्षेत्रफल कितना है? 16 लाख वर्ग किलोमीटर में। ऊंचाई कितनी? 600 से 900 मीटर। ठीक है। पूरे भारत की एक बात करेंगे तो 32, 87, 263 था ना, इसमें से 16 लाख तो यही लगभग घेरे हुए क्षेत्रफल। और औसत ऊंचाई कितनी? 600 से 900 मीटर। जो एलिवेशन बनता है इसका, ऊंचाई की बात करेंगे, वह 600 से 900 मीटर तक है। अब बात करेंगे प्रायद्वीपीय भारत के बारे में, जो कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, और ऊपर वाले हिस्से की बात करेंगे तो उसमें हिमालय पर्वत है। कौन सा है? हिमालय पर्वत है ना। तो हिमालय पर्वत से जो नदियां आएंगी वो भी कैसे? हिमालय पर्वत कैसा? नवीन है। कैसा है? नवीन। इसको बने हुए 40 से 50 मिलियन ईयर्स हुए हैं। और जबकि प्रायद्वीपीय भारत का जो पुराना पर्वत है वो अरावली होगा। अरावली प्राचीनतम, विश्व में भी प्राचीनतम है। यह कब कब का बना हुआ है? 570 मिलियन पूर्व, और उसके पहले का भी। कितना फर्क है? सिंपल सी बात है। तो ये हिमालय नवीन मोड़दार वलित पर्वत, यानी कि यंग, न्यूली फॉर्म्ड यंग माउंटेन है ना, न्यूली फोल्डेड यंग माउंटेन है। तो इसमें से जो नदियां निकलेंगी वो भी कैसी होंगी? यंग या फिर युवा होंगी, है ना। अगर हिमालय नया है, न्यूली फोल्डेड यंग माउंटेन है, नवीन मोड़दार वलित पर्वत है, तो इनसे निकली हुई नदियां भी कैसी होंगी? नवीन ही होंगी, युवा ही होंगी, नई ही होंगी ना। और प्रायद्वीपीय भारत की बात करेंगे तो यह बूढ़ा है, इसकी प्रौढ़ावस्था आ गई है, ओल्ड एज में है। तो नदियां भी कैसी होती हैं? यहाँ की ओल्ड एज होती हैं, प्रौढ़ावस्था की होती हैं। ऐसे बात करें, नर्मदा को क्या बोलते हैं? नर्मदा नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। चलिए कॉन्सेप्ट देखेंगे। पश्चिम में अधिक ऊंचाई, पश्चिम में अधिक ऊंचाई और पूर्व की ओर ढाल होने के कारण देखिए, तो ये जो भाग होता है, ये इधर का भाग ऊंचा होता है, और इधर का भाग कैसा होता है? नीचा। तो ये क्या करती हैं नदियां? यहाँ पे सारी नदियां क्या करती हैं? यहीं बे ऑफ बंगाल में आकर गिरती हैं, इसी ढाल के कारण। बे ऑफ बंगाल में सिर्फ दो ऐसी नदियां हैं, सिर्फ दो ऐसी नदियां हैं जो इस तरफ जाएंगी, नर्मदा और तापी। नर्मदा और तापी। ठीक है। सॉरी, अभी एक मैंने आपको बात बताई थी, नर्मदा नदी को वृद्ध गंगा नहीं, गोदावरी को बोलते हो, वो गलती से निकल गया। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहते हैं। मैं लिखवा देता हूँ सर, गोदावरी को। गोदावरी को वृद्ध का कहा जाता है। ठीक है, ठीक है जी। नोट कर लीजिए, नर्मदा को नहीं, किसे? गोदावरी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। ठीक है, गलती से निकल गया था मुझे। चलिए, तो सारी नदियां ढाल होने के कारण कहाँ गिरती हैं? बे ऑफ बंगाल में। लेकिन दो नदियां ऐसी हैं, दो नदियां आएंगी हमारी अरेबियन सी में, दो नदियां अरेबियन सी में। तो कौन सी होंगी वो? नर्मदा और तापी। नर्मदा नदी और तापी नदी। नर्मदा नदी और तापी नदी कहाँ आकर गिरेंगी? आपकी बे ऑफ बंगाल में। यही दोनों नदियां हैं, ऐसा जो एक्सेप्शन और अपवाद में आती हैं कि दो नदियां कौन सी हैं जो वेस्ट में जाकर अरेबियन सी में गिरती हैं, तो हो जाएंगी नर्मदा और तापी। ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत बूढ़ा तथा प्रौढ़ावस्था में है। यहाँ की नदियां भी कैसी हैं? प्रौढ़ावस्था की हैं। ठीक है। पश्चिम में अधिक ऊंचाई होने के कारण, ये मैंने बता दिया, और पूर्व की ओर ढाल होने के कारण
गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये सब नदियां कहाँ अपना जल गिराती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। वहीं पर नर्मदा नदी और तापी नदी अरेबियन सी में जाती है, क्योंकि इनकी ढाल उल्टी साइड में है। चलिए, अभी देखेंगे पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट का मिलन। एक बार हमने आपको क्लासेस में बताया था कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन बिंदु को क्या बोलते हैं? नीलगिरी। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं ना। मिलन बिंदु को क्या बोलते हैं? नीलगिरी। क्या बोलते हैं? नीलगिरी। ये है आपके ईस्टर्न घाट, ये है आपके वेस्टर्न घाट। सिंपल, जहां पे आके मिलेंगे उसे बोलेंगे नीलगिरी। मीटिंग पॉइंट भी से बोलते हैं। ठीक है, चलिए, पश्चिमी घाट का एक और नाम बताया था जिसे सह्याद्री भी बोलते हैं। सह्याद्री भी बोलते हैं किसे? पश्चिमी घाट को, है ना। मिलन बिंदु को पश्चिमी और पूर्वी घाट के मिलन बिंदु को नीलगिरी पहाड़ियों, दोनों आपस में कहां कर मिलते हैं? नीलगिरी पहाड़ियों पर। याद आया ना? नीलगिरी पहाड़ियों पर। मीटिंग पॉइंट क्या है ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट का? नीलगिरी हिल्स। ठीक है, नीलगिरी का विस्तार देखेंगे तो ये भी हमने आपको KKT करके याद कराया था। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। KKT मतलब कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु। याद है ना? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। चलिए, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। कौन सी है? डोडा बेटा। पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी बताएं, तो होगी डोडा बेटा। ऊंचाई इसकी होगी 2637 मीटर। 2637 मीटर। कितनी होगी? 2637 मीटर, है ना। चलिए, और नीलगिरी पर जनजाति कौन सी? इसी के नाम से डोडा बेटा यहाँ का पर्वत है। हाँ, ऊंचा पर्वत है। और जनजाति कौन सी? टोडा जनजाति रहती है। और जिसका प्रमुख कार्य क्या है? भैंस पालना। पूछा जाता है कि टोडा जनजाति का प्रमुख कार्य बताएं, या फिर पूछ लिया जाएगा कि टोडा जनजाति कहाँ पर निवास करती है, तो आप बताएंगे नीलगिरी की पहाड़ियों में। कहाँ पर? नीलगिरी की पहाड़ियों में। और इनका मुख्य कार्य होता है भैंस पालना। क्या 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 कार्य है इनका? भैंस पालना। ठीक है, देख लिया पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मीटिंग पॉइंट नीलगिरी है। क्या है? नीलगिरी। नीलगिरी का विस्तार 3 राज्यों में है, कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु। ठीक है, आगे चलते हैं। तो मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां, अभी इन्हें उत्तर से दक्षिण क्रम में देखेंगे। मध्य भारत की पर्वत श्रेणियों को तो सबसे ऊपर आप देखेंगे विंध्याचल रेंज है। ये मध्य भारत की वो है। ये कहाँ पर है? विंध्याचल रेंज। और उसके बाद है सतपुड़ा रेंज। कैसे है दिखा देते हैं इसको। ये आपकी विंध्याचल रेंज हो जाएगी। ठीक है, इसके नीचे आपकी कौन सी हो जाएगी? सतपुड़ा रेंज। ठीक है, सतपुड़ा। ये वाली आपकी विंध्याचल रेंज, ये हो जाएगी सतपुड़ा रेंज। तो ऊपर आपकी विंध्याचल रेंज, बीच में सतपुड़ा रेंज। अब नदियों की बात करेंगे तो इन दोनों के मध्य में नर्मदा और नीचे कौन सी होगी? तापी। इन दोनों के मध्य कौन सी नदी होगी? नर्मदा नदी। आती भी नहीं है इस साइड। नर्मदा नदी कौन सी होगी? ये नर्मदा। इसलिए नहीं उधर बना है क्योंकि आप कंफ्यूज ना उधर जाके गिरती है। और इसके नीचे कौन सी नदी होगी? तापी नदी। कौन सी होगी? तापी। दोनों यही अरेबियन सी में आकर गिरती है ना, नर्मदा और तापी। इनका ढाल अपोजिट साइड को मिलता है, तो ये कहाँ आकर गिरती हैं? अरेबियन सी में गिरती हैं। ठीक है, तो ऊपर विंध्याचल रेंज, नीचे सतपुड़ा रेंज और बीच में 2 नदियां। तो विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य आपकी नर्मदा नदी है। विंध्याचल और सतपुड़ा रेंज के मध्य नर्मदा नदी है। और सतपुड़ा के नीचे नहीं, दक्षिण साइड में आप देखेंगे तो तापी नदी है। चलिए, ठीक है, विंध्याचल रेंज,
बीच में ये नॉर्थ से साउथ है, देखिए नॉर्थ में सबसे ऊपर क्या होगी, विंध्याचल रेंज, नीचे बीच में नर्मदा नदी, फिर आपकी सतपुड़ा रेंज आएगी, उसके बाद सबसे साउथ में क्या होगी, तापी नदी होगी। चलिए देखिए भौगोलिक क्रम इसका दिमाग में बिल्कुल बसा लेना कैसे, सबसे ऊपर क्या होगा, विंध्याचल पर्वत, सबसे ऊपर क्या होगा, विंध्याचल पर्वत होगा, फिर नर्मदा नदी बहेगी, है ना, नर्मदा नदी बहेगी, ये कहाँ है, विंध्याचल और सतपुड़ा रेंज के बीच में, उसके बाद सतपुड़ा पर्वत आएंगे, है ना, विंध्याचल के नीचे क्या आएगा, सतपुड़ा पर्वत आएगा, और फिर लास्ट में तापी नदी, है ना। और एक बात ध्यान रखना, आपने मैकाल रेंज भी पढ़ा था ना, तो मैकाल रेंज सतपुड़ा पर्वत का जो पूर्वी भाग है, सतपुड़ा पर्वत का जो पूर्वी भाग है, सतपुड़ा पर्वत का जो पूर्वी भाग है, इसे ही क्या बोलते हैं, मैकाल रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैकाल रेंज, ठीक है। मैकाल रेंज और मध्य भाग को इसी के क्या बोला जाता है, महादेव। देखिए एक मैप में और एक चीज आपको बताते हैं, आज बहुत सारे मैप बन रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत के। ये है आपका पश्चिमी घाट, ये है आपका पूर्वी घाट, ठीक है। यहाँ इस पॉइंट को आप नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का नाम देते हैं। यहाँ पर आपकी सबसे पहले विंध्याचल रेंज, ये ठीक है, विंध्याचल रेंज, इसके नीचे सतपुड़ा रेंज, हाँ, सतपुड़ा में ही देखिए, सतपुड़ा में ही क्या था, पूर्वी भाग को मैकाल और मध्य भाग को क्या कहा जाता है, महादेव पर्वत नाम दिया जाता है। तो ये हमारा है पूर्वी भाग और ये है मध्य भाग। तो पूर्वी भाग को मैकाल, पूर्वी भाग को मैकाल रेंज तथा मध्य भाग को महादेव पहाड़ियां, महादेव, है ना, ठीक है, महादेव पर्वत, सॉरी, महादेव पर्वत, ये आप समझिए। और पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, और यहाँ पर आपको क्या हो जाएंगी, अरावली, क्या हो जाएगा, अरावली पर्वत श्रृंखला, नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। इधर विंध्याचल रेंज, सबसे ऊपर फिर सतपुड़ा रेंज, इसे पूर्वी घाट बोलते हैं, इसे पश्चिमी घाट बोलते हैं, जहाँ मिलते हैं नीलगिरी बोलते हैं। सतपुड़ा के ही पूर्वी घाट को, सॉरी पूर्वी साइड को क्या बोलते हैं, मैकाल रेंज बोलते हैं, और मध्य भाग को महादेव पर्वत बोलते हैं। यहाँ राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में आपका अरावली पर्वत का विस्तार दिखेगा। चलिए ठीक है, सतपुड़ा पर्वत के पूर्वी भाग को मैकाल रेंज और मध्य भाग को महादेव पर्वत कहते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला की, ठीक है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला की अगर बात करेंगे तो भारत की सबसे प्राचीन श्रृंखला, भारत की सबसे प्राचीन श्रृंखला मैंने बताया भी था कि यह कितनी पुरानी है, 570 मिलियन, कितनी पुरानी, 570 मिलियन वर्ष पूर्व है। ठीक, कहां कहां से, गुजरात के पालनपुर से होते हुए राजस्थान, हरियाणा तथा दिल्ली रिज तक, दिल्ली रिज इवन नई दिल्ली तक पूरा फैली हुई है, ठीक है। कहां से कहां तक, गुजरात के पालनपुर से राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली रिज तक पूरा इसका विस्तार है ना। अब यह भारत और विश्व दोनों की सबसे प्राचीनतम या फिर ओल्डेस्ट पर्वत श्रृंखला है। इसमें नदियों की बात करेंगे तो दो नदियां, बनास नदी जो कि पूरब की ओर और पश्चिम की ओर
लूनी नदी। पूरब की ओर कौन सी नदी भागती है? बनास नदी। और पश्चिम की ओर कौन सी नदी भागती है? लूनी नदी। लूनी नदी की बात करें तो लूनी नदी जो इस समुद्र तक पहुंचती ही नहीं है, ये समुद्र तक पहुंचती नहीं है, कच्छ के रण में दलदली क्षेत्र में ही या अंदर ही अंदर विलुप्त हो जाती है। देखिए, लूनी नदी समुद्र तक नहीं पहुंचती, समुद्र तक नहीं पहुंचती या कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। और उसी में यानी कि मुहाना बनाना, भाई नदियां समुद्र में जाके गिरती हैं, तो ये एक्सेप्शनल केस ले लीजिए कि लूनी नदी समुद्र में नहीं गिरती या वहीं कच्छ के रण में जो दलदली क्षेत्र है उसी में ही विलुप्त हो जाती हैं। ठीक है, चलिए देख लिया। अच्छा हाँ, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी बता चुके हैं, माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। इसको भूल जाइए, ये मैच वैच नहीं है कुछ। चलिए रिवीजन करते हैं। देवताक घाटी किसे कहते हैं? कुल्लू घाटी को। पश्चिमी घाट का अन्य नाम क्या है? सह्याद्री। पूर्वी तथा पश्चिमी घाट का मिलन नीलगिरी। नीलगिरी में सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। विशाल घाटी गंदीकोटा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, जहां पे कंदी भी कौन सी है? पेन्नार नदी। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी तो अरावली। भारत क्या? पूरे विश्व की। और सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। ठीक है, याद हुआ ना? देवताओं की घाटी कुल्लू घाटी कही जाती है। आज का क्विक रिवीजन है, देवताओं की घाटी कुल्लू घाटी कही जाती है। पश्चिमी घाट का अन्य नाम सह्याद्री है। पूर्वी तथा पश्चिमी घाट का मिलन नीलगिरी पर होता है जिसकी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। ठीक है, विशाल घाटी गंदीकोटा जो कि आंध्र प्रदेश में है। नदी कौन सी है वहां पर? पेन्नार नदी है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी की बात करेंगे तो अरावली पर्वत श्रेणी है और जिसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। चलिए देखिए, यहाँ पर आपकी अरावली श्रेणी हो जाएगी और ये विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत, यहीं से आपकी नदियां कौन कौन से निकलती हैं? इसके मध्य नर्मदा और इसके बाद तापी नदी है ना। पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन भी तो मैंने मैपिंग के थ्रू बता दिया ना। चलिए सब कुछ आप याद करते चलिए। दूसरा एक पॉइंट जो हमने कहा था, सारी चीजें एटलस में ढूंढिएगा। और प्रायद्वीपीय भारत का भी बहुत सारा भाग पड़ा हुआ है, इसको हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।